स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्टोरेंट एंड एंटीटेसिव एजेंट्स। ठीक है, स्पेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एंटीटेसिव एजेंट क्या होते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं, मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब कंप्लीट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने अस्थमा पढ़ा था, ठीक है, और हमने COPD कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसमें हम स्पेक्टोरेंट पढ़ेंगे, एंटीटेसिव पढ़ेंगे और इसके आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्टोरेंट एंड एंटीटेसिव। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेक्टोरेंट एंटीटेसिव करते क्या हैं। ठीक है, तो आपको ये इतना तो पता ही होगा कि स्पेक्टोरेंट और एंटीटेसिव क्या होते हैं। ये कफ से रिलेटेड हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे कफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर कफ हमारी क्या होती है। ठीक है, ये कफ हमारी होती है, ये होती क्या है। ठीक है, तो कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, हेल्प्स टू एक्सपेल इरिटेंट मैटर फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है कि क्या है, प्रोटेक्टिव है मतलब कि ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एक्सपेल, इसका मतलब एक्सपेल आउट मतलब बाहर फेंकती है। किसको? इरिटेंट मैटर, मतलब कि कोई भी इरिटेंट मैटर हमारे अगर जो ब्रोंकाई है, एयर फ्लो जो है यहाँ पे हमारा होता है गर्दन के अंदर जो है हमारा गले में चला जाएगा। तो कफ क्या होती है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होती है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि हेल्प करती है किसी भी इरिटेंट मैटर को हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर निकालने में। ठीक है, ये हमारी लाइन कह रही है। अब क्या है, कफ में भी यूजफुल और यूजलेस, मतलब वो यूजफुल भी हो सकती है और यूजलेस भी हो सकती है। जैसे कैसे? जैसे हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, डर्ट वर्ट बहुत सारी है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो डर्ट वगैरह जो है वो हमारे गले में गई। ठीक है, और जब गले में जाएगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो क्या हमारी कफ निकलेगी, तो कफ निकलेगी, इससे क्या होगा कि उसमें जाके वो डर्ट जो है चिपक जाएगी और उसको बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो मैटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम, जो ये हमारा हो गया जो है यूजफुल में। और यूजलेस क्या है कि ऐसे ही कफ आने लगती है। ठीक है, मतलब कि बार बार खांसते जा रहे हैं, कोई मैटर भी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन तभी कफ आ रही है, तो ये हमारा यूजलेस कफ हो गई। तो ये दो टाइप से हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, यूजलेस हो सकती है। ठीक है, यूजलेस क्या है? नॉन प्रोडक्टिव कफ। यूजलेस को हम क्या कह सकते हैं? नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कह सकते हैं। ठीक है, कफ शुड बी सप्रेस्ड, जो कि हमारी सप्रेस्ड की जाती है। ठीक है, इसको हम सेपरेट करते हैं। और यूजफुल कफ हमारी क्या होती है? प्रोडक्टिव कफ होती है। ठीक है, ये सर्व्स टू ड्रेन द एयर फ्लो एंड इट्स सप्रेशन इज नॉट डिजायरेबल एंड मे इवन बी हार्मफुल। इसको हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसको सप्रेस करेंगे तो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, ये दो टाइप की हमारी कफ हो गई, यूजफुल एंड क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, यूजफुल एंड अनयूजलेस। ठीक है, अब देखते हैं कि कफ कहिया कौन कौन कारणों से हमको होती है। भैया हमने ये तो जान लिया कि कफ क्या है, होती क्या है, ठीक है, कितने टाइप की होती है। अब ये देखते हैं कि भैया कफ कौन कौन से कारण से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यही हो गया कि भैया जो हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो इन्फेक्शन होगा भैया वहाँ की जो हमारी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, मुकस प्रोड्यूस करेंगी, कफ होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं, ये सिंपल सा रीज़न है। फिर क्या है, अक्यूट लंग इन्फेक्शन, भैया जो हमारे लंग से उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी हो सकती है कफ। क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज कोई हो जाए तो हमारी हो सकता है। एंड हमारा क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। क्या है? गैस्ट्रो एंड ईसोफेजियल, मतलब कि गैस्ट्रो में हमारा पेट हो गया, स्टमक हो गया, ईसोफेगस हमारा ईसोफेगस है, इसमें कोई रिफ्लेक्स डिसीज हो जाए तो भी हमारा हो सकता है, कफ का रीजन हो सकता है। अब दूसरा एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड कफ, मतलब कि भैया ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो कि कफ को इंड्यूस करती हैं, मतलब कि कफ को बढ़ावा देती हैं, कफ आने पर मजबूर करती हैं, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो यह कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो इनमें हमारी आती है ACE इनहिबिटर्स, भैया जो हमारा इनालाप्रिड वगैरह जो हमारी होती हैं। ठीक है, कैप्टोप्रिड, इनालाप्रिड जो हमारी ACE इनहिबिटर होती हैं, वो हमारी ड्रग इंड्यूस्ड कफ में हमारी ड्रग को कफ को इंड्यूस करती हैं। बीटा ब्लॉकर हो गए हमारे, मेटाप्रोलॉल वगैरह जो हमारे होते हैं। ठीक है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, बुटासोनाइड जो हमारा होता है ना, फिर आयोडाइड्स हो गए, एंड मका इनहेल्ड ईथर्स जो होते हैं, ये हमारे सारे कफ को, ये सब जो है कफ को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। इस टाइप की, इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि कफ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम उनके बेस्ड ऑफ ड्यूरेशन पे देखें, भैया कितने टाइम से कफ आ रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो हमारी कफ क्या है, कफ हमारी होती है दो टाइप की, एक होती है एक्यूट, दूसरी होती है क्रॉनिक। अब एक्यूट क्रॉनिक नाम से ही जान रहा है, एक्यूट मतलब कि कम समय के लिए होगा और क्रॉनिक मतलब कि लंबे समय के लिए होगा। ठीक है,
तो एक्यूट में क्या है, लेस देन 2 to 3 वीक, मतलब कि 2 से 3 वीक से जो कम कफ है, कम आ रही है, ठीक है, तो वो होगी एक्यूट। और अगर तो भाई 3 वीक से बढ़ जाएगी तो उसको बोल देंगे क्रॉनिक, ठीक है। हमने बेस जब यूज किया हमने पढ़ा था कि प्रोडक्टिव होती है, दूसरा हमारा नॉन प्रोडक्टिव होता है, एक प्रोडक्टिव हो गया, नॉन प्रोडक्टिव हो गया। ये हमारी प्रोड्यूस कफ होती है, इसमें यूज, इसमें कफ नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन कफ, मतलब कि जो हमारे कफ है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप की ड्रग्स होती हैं, वो यूज होती हैं, ठीक है। पहली वाली होती है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरे क्लास की ड्रग्स हमारी होती हैं स्पेक्टोरेंट्स होती हैं, तीसरी होती हैं एंटीटेसिव एजेंट्स होते हैं, एंड चौथी क्लास की ड्रग हमारी होती है जो कि हमारी है एडजुवेंट एंटीटेसिव ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। ये 4 क्लासेस की ड्रग्स होती हैं जो कि हम कफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई जो हमारी फेरेंजियल डिमल्सेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, लोजेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसे विक्स की टॉफी नहीं खाते हैं, विक्स की टॉफी लो खिच खिच दूर करो ना, तो वो हमारी लोजेंजेस होती हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, कफ सिरप के होते हैं, ठीक है। लिंचर्स हमारे होती हैं, ठीक है। कंचेंट्स के सिरप हो गए, ग्लिसरीन हो गए, एंड लिक्वाराइज जो हमारे होते हैं, ये सब फेरेंजियल डिमल्सेंट्स होते हैं। फिर नंबर 2 पे हमारा आता है स्पेक्टोरेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, मुकोकाइनेटिक। अब इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, मुकोकाइनेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मुको मीन्स हमारा मुकस हो गया, काइनेटिक्स मीन क्या हो गया, हमारा मूवमेंट जो करती है, ठीक है, वो काइनेटिक्स पे मतलब कि बाहर निकालेगा। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, ये कफ को हम बाहर निकालेंगे इससे, ठीक है, मुकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब ये भाई एक्सपेक्टोरेंट जो हमारे होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टोरेंट को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया। एक हमारा होता है ब्रोंकियल सिक्वेंशियल इनहैंसर, हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से में आता है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है। दूसरा हमारा था मतलब सोडियम हो, सोडियम सिट्रेट या फिर पोटेशियम सिट्रेट हमारे हो गए, ठीक है, ये इसमें आएंगे। फिर होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। टॉल बूशम आता है, ये इसमें आ जाएगा। वसाका एंड हमारा आता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो हमारी हैं ये किस पे वर्क करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहैंसर, मतलब कि जो हमारे सिक्रीशन हो रहा है ब्रोंकाई में उसको इनहैंस करेंगे, ठीक, बढ़ाएंगे, ठीक। फिर हमारा आता है सेकंड क्लास के इंस्पेक्टोरेंट्स, हमारा है मुकोलाइटिक्स। अब इसमें ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मुकस एंड लाइटिक्स, ठीक है। मुकस मीन्स हमको पता है, मुको मीन्स मुकस हो गया, लाइटिक्स में क्या है, तोड़ने वाला, ठीक है, मतलब कि ब्रेक करता है। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ये हमारा होता है ब्रोमहेक्सिन होता है, एम्ब्रोक्सोल होता है, एंड एसिटाइल सिस्टीन होता है, ठीक है, एंड कार्बोसिस्टीन हमारा होता है। ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर नंबर 3 पे हमारी कौन कौन सी ड्रग्स कौन सी क्लास आती है जो कफ में यूज करते हैं, जो हमारी होती है एंटीटसिव, ठीक, ये हमारा होते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट। जो हमारी एंटीटसिव होती है इनको क्या बोलते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट। ये हमारी एंटीटसिव जो है ये 3 क्लासेस में डिवाइड होती हैं। पहली हमारी होती है ओपियोइड्स, ठीक है, इसमें इसके उदाहरण हमारे होंगे कोडीन हो जाएगा एंड फाल्कोडीन हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉन ओपियोइड में हमारा क्या आता है, इसमें नास्कापाइन हो जाएगा एंड डेक्सामेथासोन हो जाएगा, हमारा क्लोफेनिडाइनोल हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आता है एंटीहिस्टामाइंस जो होती हैं, वो हो गया है क्लोरफेनामिन हो जाएगा, डाइफेनामिन हो जाएगा, ठीक है, हमारा प्रोमेथाजिन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई एंटीटेसिव। फिर नंबर 4 हमारी कौन सी क्लास की ड्रग थी, वो थी हमारी एडजुवेंट एंटीटेसिव ब्रोंकोडायलेटर, जो कि कफ में यूज होती है। इसमें क्या आते हैं, साल्बुटामॉल हो जाएगा, टर्बुटालाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी कफ होती है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस टाइप से कफ बनती है या फिर किस टाइप से हमारी कफ प्रोड्यूस होती है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल में क्या होता है, सबसे सिंपल में ये होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो एयरवे, हमारी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जो एयरवे हमारा होता है, इसके अंदर इंटर करेगा, ठीक है। जब इंटर करेगा तो क्या होगा, अब उसके आप खुद सोचिए कि कोई एक डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई इरिटेंट है, ठीक है, जो कि हमारा फॉरेन पार्टिकल का है एयरवे में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जाके हमारे कुछ जो एयरवे होते हैं उसमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं हम कीमो रिसेप्टर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो कीमो रिसेप्टर्स, जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। और स्टिमुलेट कैसे, फिर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये थ्रोट में होते हैं, रिस्पायरेटरी पैसेज में होते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं इन लंग्स में, ठीक है। वहाँ पे जाके ये जब हमारे वहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। और जब ये एक्टिवेट होंगे
तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगी कि एफरेंट इम्पल्सेस टू कफ सेंटर मॉड्यूला इन द ब्रेन। ठीक है, अब जो हमारा मेडुला है उसके जो कफ सेंटर हमारा होता है वहाँ पे एक एफरेंट इम्पल्स जाएगा, मतलब कि एक इम्पल्स जाएगी, वो बताएगी कि हाँ भैया यहाँ पे जो है जो हमारी वेगस नर्व होती है यहाँ पे वाया किसके, वेगस नर्व के थ्रू। वेगस नर्व जो होती है उसके थ्रू जो एक है वहाँ ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि हाँ कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे थ्रोट में आया हुआ है। ठीक है, अब ब्रेन के पास जब ये समझा ये एफरेंट वेगस नर्व के थ्रू एक हमारा इम्पल्स गया, तो ब्रेन क्या करेगा, एक इफरेंट इम्पल्स भेजेगा, वो भी कैसे, वाया पैरासिम्पेथेटिक एंड मोटर नर्व्स के थ्रू। ठीक है, मोटर नर्व्स और पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स के थ्रू जो है एक इम्पल्स भेजेगा, जिससे क्या होगा वो डायफ्राम को भेजेगा। ठीक है, एंड इंटरकोस्टल मसल्स को भेजेगा, लंग्स को भेजेगा। ठीक है, ये एक इफरेंट इम्पल्स भेजेगा, इसको डायफ्राम को, इंटरकोस्टल मसल्स को एंड लंग्स को। ठीक है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रामेटिक एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल मसल। अब इससे क्या होगा भैया, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कहाँ पे होगा, जो डायफ्रामेटिक हमारी डायफ्रामेटिक है, एब्डोमिनल है, इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें। ठीक है, और वहां से हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से हमारा पूरा जो है ये मैकेनिज्म पूरा होगा, कफ कैसे हमारा स्टार्ट होगा, कैसे इस से बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि जो हमने 4 क्लास की ड्रग पढ़ी हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमारी आती है जो कि है हमारी फेरेंजियल डिमल्सेंस। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हमको जानना बहुत जरूरी है, आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो है डिमल्सेंट, जो हमारे डिमल्सेंट है, ठीक है, इसका मीन्स क्या है। डिमल्स शेयर से वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और इसका काम, इसका मीनिंग क्या होता है, टू केयर स्मूथली। ठीक है, तो ये केयर करता है अच्छे से। ठीक है, तो ये करता क्या है, दे इंक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवा, मतलब कि सलाइवा का फ्लो बढ़ा देंगे, एंड प्रोड्यूस करेंगे सूदिंग इफेक्ट एंड फेरेंजियल म्यूकोसा, हमारी फेरेंजियल म्यूकोसा उसका सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, रिड्यूसेस एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम इरिटेटेड एरिया, मतलब कि जब भी हमने देखा था कि एक जो है एफरेंट इम्पल्स जाता था ब्रेन को, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देंगे ये। ठीक है, जिससे कि आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी सही से, जो सही से हमारा कफ नहीं निकलेगा। ठीक है, ड्राई कफ गॉट रिड्यूस्ड बाय डिमल्सेंट, जो हमारी जो ड्राई कफ होती है वो रिड्यूस हो जाएगी इससे। ठीक है, वो नहीं होगा। सिम्टोमेटिक रिलीव होता है, सिम्टोमेटिक रिलीव होकर सिम्टम्स को जो है रिलीव करेंगे। ठीक है, बाय द डिक्रीजिंग द सेंसेशन अराइजिंग फ्रॉम द थ्रोट, में जो हमारा जो थ्रोट है इसमें जो सेंसाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सेंसेशन जो हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये एज ए उनके मुको प्रोटेक्टिव एजेंट्स को भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, मुको प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, अब इसमें आप इसके एग्जांपल आपने पहले भी देखे थे, कौन कौन से होते हैं एग्जांपल हमारे, कौन कौन से हैं, लोजेंसेस होते हैं, ठीक, ग्लिसरीन हो गई, हमारी लिक्वाराइस हो गया, ठीक है, लिक्वाराइस हो गया, हनी हो गई, पेक्टिंग हो गया, सिरप। ठीक है, ये हमारे होते हैं, ये जगह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डिमल्सेंट जो यहाँ पे होते हैं, ये जो हमारी एफरेंट जो नर्व जाती है, ठीक है, इसका मेन मैकेनिज्म केवल इतना याद रखिए कि डिमल्सेंट्स हमारे होते हैं जो एफरेंट इम्पल्स जाती है ब्रेन को, ठीक है, कि भैया कोई फॉरेन पार्टिकल आया है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो भैया जब ये हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो हमारे आगे की कोई प्रोसेस नहीं होगी, जब प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी कफ नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल याद करने के आप सिंपल से आप विक्स की गोली खाते हैं ना, विक्स जो होती है वो हमारे लोजेस होते हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब नंबर 2nd क्लास की जो हमारी आती है, जो कफ में यूज करते हैं, इनको बोलते हैं स्पेक्टोरेंट। ये हमारे सिलेबस में है और ये पूछा भी खूब जाता है। ठीक है, तो स्पेक्टोरेंट्स होता क्या है, सबसे पहले बात तो हम ये जानते हैं कि भैया इसको हम म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। भैया म्यूकोकाइनेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है भैया, एक हमारा हो गया म्यूकस, दूसरा हमारा काइनेटिक्स। तो हमारी काइनेटिक्स मींस क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब भैया म्यूकस का मूवमेंट हो रहा है, म्यूकस का मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पेक्टोरेंट। अब मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर ही तो होगा, या तो अंदर जाएगा तो बाहर आएगा, मतलब बाहर हो रहा है। ठीक है, एक्सपेल आउट कर रहे हैं इसको, म्यूकस को। ठीक है, तो स्पेक्टोरेंट्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ म्यूकस, मतलब कि जो हमारे स्पूटम है, म्यूकस है, जो कि हमारे ठोट में निकल रहा है, उसके मूवमेंट को हम इंक्रीज कर देते हैं, किसके थ्रू, स्पेक्टोरेंट्स के थ्रू। ये हमारा स्पेक्टोरेंट का सिंपल सा काम होता है। ठीक है, दे शो देयर एक्शन
बाई इंक्रीजिंग द ब्रोंक्योल सिक्रीशन, ठीक है, ब्रोंकाई में सिक्रीशन होता है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एक हमारा ये इसका मैकेनिज्म हो गया। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मुकस, और जब हमारी मुकस है उसकी विस्कोसिटी को भी कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हो सकता है, ठीक है, विच डायरेक्टली हेल्प्स इट्स रिमूवल बाई कफिंग, जो कि हमारा डायरेक्टली हम कफिंग के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब कफिंग क्या है, कफिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी एक्सपेल आउट द मुकस फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हम क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मुकस को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं कफिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो भैया विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो भैया वो लिक्विड नेचर में आ जाएगा, जब लिक्विड नेचर में आ जाएगा तो बाहर निकले जल्दी आसानी होगी, है ना। तो ये हमारे इसके दो मैकेनिज्म हो गए। पहला क्या है कि वो सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ठीक है, और दूसरा क्या है उसकी विस्कोसिटी को कम कर देगा, ठीक। अब हम इस पे ये जानते हैं कि भैया हमने तभी ऊपर देखा था कि स्पेक्ट्रोरेंट दो टाइप से होते हैं। पहला हमारा था सिक्रीशन इनहेंसर, ये सिक्रीशन को जो बढ़ा रहा, दो टाइप से काम कर रहा है, दो टाइप के हो गए, ठीक है। सिक्रीशन इनहेंसर, सिक्रीशन इनहेंसर हमारे इतनी है, ये आते हैं पोटेशियम सिट्रेट हो गया, ठीक है, हमारा पोटेशियम सिट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम सिट्रेट हो जाएगा, वसाका हमारा हो जाएगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, एंड हमारा क्या है ग्लिसराइल गुआकोलेट हो जाएगा, ठीक। ये हमारे ड्रग्स हैं, इनको बोलते हैं सिक्रीशन इनहेंसर। ये इनका मेन मकसद क्या होता है, ये हमारी मुकस इसको इसका सिक्रेशन जो उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। दीज ड्रग्स शो देयर एक्शन बाय इंक्रीजिंग द ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकियल में सिक्रेशन हो रहा है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। दे वर्क बाय टू मेथड, ये दो मेथड से काम करते हैं भैया। जो हमारे इनहेंसर होते हैं दो टाइप से काम करते हैं। पहले हमारे क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टिमुलेट कर देते हैं और रिफ्लेक्स को है स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है। दीज ड्रग्स आर गिव देयर एक्शन बाय इंक्रीजिंग द वाटरी सिक्रीशन, डाइल्यूट द म्यूकस एंड इंक्रीज द रिस्पिरेटरी सिक्रीशन। सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं वाटरी सिक्रीशन को, ठीक है, एंड डाइल्यूट कर देते हैं उसको, म्यूकस को डाइल्यूट करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे रिस्पिरेटरी सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। विच इजिली क्लियर द कफ, जिससे हमारा जो कफ है वो आराम से निकल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन में क्या करते हैं, जैसे हमारे क्या पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये क्या करता है, इरिटेट द एयरवे म्यूकोसा एंड इंक्रीज द सिक्रेशन। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, कैन अफेक्ट द थ्रोट फंक्शनिंग, मतलब कि थ्रोट की जो फंक्शन उसमें ये इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट कौन से होते हैं, ठीक है, उसमें क्या डायरेक्टली इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन, वही बाय द साल्ट एक्शन, वही साल्ट एक्शन के थ्रू इंक्रीज कर देगा। और इसमें एक चीज आती है स्टीम, स्टीम अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टीम में हम क्या करते हैं, वाटर ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टस ऑयल है या क्लो ऑयल है, अल्कोहल है, ये सब यूज़ कर सकते हैं स्टीम के थ्रू। इससे क्या होता है, हमारा उसका सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। फिर आता है रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट, क्या करते हैं भैया, रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है। तो दीज ड्रग्स कॉजेज इरिटेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, या ये कैसे काम करते हैं ये देखिए, हमारी जीआई ट्रैक है उसमें क्या करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसका पीएच बढ़ेगा, एचसीएल बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जब पीएच बढ़ेगा तो एचसीएल बढ़ जाएगा, जब एचसीएल बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज द रिस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रीजन, इससे क्या होगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रीजन में इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है। और इससे जब जब भैया सब सिक्रीशन बढ़ेगा इससे क्या होगा, थिनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी सिक्रीशन, तो भैया जो हमारे रिस्पिरेटरी की जो सिक्रीशन है वो थिन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, ठीक है। और जब पतला हो जाएगा तो आराम से बाहर वो कफ निकल सकते हैं, कफिंग जो हमारा प्रोसेस बताया था ना आपको, उससे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके कौन कौन से मोस्टली एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये टालबूसम हो गया, वसाका हमारे ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एडीआर क्या है, वोमिटिंग हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं दूसरे टाइप के एजेंट्स हमारे होते हैं एक्सपेक्टोरेंट में, वो हमारे होते हैं म्यूकोलाइटिक्स, ठीक है। अब म्यूकोलाइटिक्स आपको समझ में आना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। म्यूको प्लस लाइटिक्स, ठीक है। म्यूको मीन्स क्या था, म्यूकस हमारा हो गया, लाइटिक्स में आएगा ब्रेकडाउन, लाइटिक्स में ब्रेकडाउन, मतलब कि ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हम म्यूकस को तोड़ देंगे, ऐसे एजेंट्स हैं जो कि म्यूकस को तोड़ देंगे, इस टाइप के एजेंट्स होते हैं ये। तो दीज आर द ड्रग्स विच ब्रेक्स द म्यूकस एंड रिड्यूसेस द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को कम कर देंगे, म्यूकस को तोड़ेंगे, विस्कोसिटी घट जाएगी, जिससे आराम से बाहर निकल जाएंगे। मोस्टली यूज ना सीओपीडी एंड वेट कफ, मतलब जो हमारी वेट कफ होती है उसमें यूज करते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल कौन से हैं, ब्रोमैक्सिन हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, एस्टाइलसिस्टीन हो गया एंड कार्बोसिस्टीन हमारे हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। सिंपल सी बात है। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सी बात है, वाटरी सिक्रेशन हमारा नॉर्मल होता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इन्फेक्शन होगा हमारे थ्रोट में तो क्या होता है, सिंपल सी बात देखिए, जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, हमारे थ्रोट में, तो वहाँ पे होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे आपको पता है कि थ्रोट में ग्लाइकोप्रोटीन हमारे प्रेजेंट होती हैं, सारी ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती हैं, ठीक है।
वहाँ पे क्या होगा, उनका पॉलीमराइजेशन होने लगता है, ठीक है। और जब पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ पे देखिए ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, और यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा, आपस में जुड़ने लगते हैं, ठीक है। और जब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, फॉर्म थिक एंड विस्किड ठीक म्यूकस। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में बहुत सारे बॉन्ड जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो फॉर्म करते हैं विस्कस एंड थिक फ्लूइड, थिक म्यूकस का बनाएंगे, ठीक है, वो बन जाएगा, हमें म्यूकस बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम म्यूकोलाइटिक्स एजेंट को खा लेंगे, भैया म्यूकोलाइटिक एजेंट खाया तो म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करेंगे, विस्कोसिटी को कम कर देंगे। विस्कोसिटी को कम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, इसी को ब्रेक कर देंगे। हमारे म्यूकोलाइटिक्स होते हैं क्या करेंगे, उसी डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हमारा होता है ग्लाइकोप्रोटीन के बीच में ना, उसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रेक्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड बाय ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, जिससे क्या होगा, कफिंग हमारी बढ़ जाएगी। और कफिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी एक्सप्लाव द म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या हुआ भैया, जब कोई इरिटेंट हमारा इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या, जो ग्लाइकोप्रोटीन थी उनमें पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ग्लाइको डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू हमारा पॉलीमराइजेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, म्यूकस बनी। अब उन्हीं डाइसल्फाइड बॉन्ड को जो म्यूकोलाइटिक्स होते हैं वो तोड़ देते हैं, इससे क्या है, वो विस्कोसिटी हट जाएगी और बाहर निकल जाएगा, आसानी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट खत्म हो गए। अब हम देखेंगे एंटीटेसिव एजेंट्स क्या होते हैं। एंटीटेसिव एजेंट हमको पता है, ये कफ सेंटर सप्रेशन बोलते हैं इनको, है ना। कफ सेंटर सप्रेशन मतलब कि ये कफ सेंटर को जो है हमारे माइंड में, जो हमारा कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस करता है, सिंपल सी बात है। नोन एज CCS मतलब कि कफ सेंटर सप्रेशन को भी जानते हैं, ठीक है। एंटीटेसिव्स आर द कफ सप्रेसेंट ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव कफ। जो ये किस में यूज करते हैं, ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ जो होती है उसमें हम यूज करते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट या फिर एंटीटेसिव एजेंट्स का, ठीक है। These drugs are used for the dry cough and when cough disturbs sleep or in hazardous, ठीक है, or is hazardous due to hernia, pills, कार्डियक डिजीज, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये ड्रग्स तब दी जाती हैं जब भैया हमको ड्राई कफ आता है, मतलब कि हम खांस रहे हैं लेकिन कोई भी हमारी कफ नहीं बाहर निकल रही है, ठीक है, तो ये होती है ड्राई कफ, ठीक है। और जब हम नींद नहीं आ रही है, इतना खांसी आ रही है कि नींद ही नहीं हमारी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है कि खांसो तो बिल्कुल जान जैसे निकल रही ना, उस टाइम इसको देते हैं, ठीक है। और ये हमारी किस टाइप से होता है भैया, ये हमारी हार्निया से हो सकता है, पाइल्स कुछ हमें ड्रग्स खा रहे हैं तो उसकी वजह से, कार्डियक डिजीज होता है उसकी वजह से, ये सब ड्रग्स हो सकती हैं जिसमें हम इन एंटीटेसिव एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। द मेन एम टू कंट्रोल द कफ रेदर देन द एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, हम कफ को कम करते हैं, मतलब कि हम खांसी को कम करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमको कुछ बाहर निकालना है, ठीक है, हम कफ को कम करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, तो दीज ड्रग्स एक्ट इन द CNS सेंट्रली टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, मतलब कि ये CNS में काम करते हैं, ठीक है, ये सेंट्रली में काम करते हैं। इट इज आल्सो एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस द ट्यूसल इम्पल्सेस, ठीक है, जो हमारे ट्यूशुअल होते हैं इम्पल्सेस, उनको भी पेरिफेरली ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें हमने आपको बताया कि 3 टाइप की ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ओपियोइड एंटीटेसिव होती है, नॉन ओपियोइड होती है, ठीक है, नॉन ओपियोइड होती है हमारी होती है एंटी हिस्टामिनिक होती है। वही हम ओपियोइड में कोडीन हो गया, ठीक है, एंड फॉल्कोडिन हो गया, इथाइल मॉर्फिन हो गई, ठीक है। फिर हमारी नॉन ओपियोइड में कौन आती है, डेक्सामेथासोन हो गई एंड क्लोरफेनिडाइनॉल हो गए, ठीक है। हमारे इसमें क्या है, क्लोरफेनिमिन हो गए, प्रोमेथाजीन हो गए, ठीक है, ये हमारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। अब इनके हम विस्तार से देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारी आती है ओपियाइड एंटीटेसिव एजेंट, ठीक है। तो ओपियाइड एंटीटेसिव एजेंट में मेन ड्रग होती है कोडीन, ठीक। तो कोडीन क्या है, एन ओपियम एल्कोलाइड होती है, ठीक है, जो कि हमारी क्वांटिटेटिवली सिमिलर टू बट लेस पोटेंट देन द मॉर्फिन, मॉर्फिन से लेस पोटेंट होती है, ठीक है, लेकिन मॉर्फिन के जैसे ही काम करती है, ठीक है। इट इज मोर सिलेक्टिव फॉर कफ सेंटर एंड इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड एंटीटेसिव सप्रेस कफ फॉर अबाउट 6 आवर। अगर जो हम कभी ये इसको लेते हैं, ठीक है, तो 6 आवर के लिए जो है कफ सेंटर को सप्रेस कर सकती है, ठीक है। इट कैन रिड्यूस द म्यूकर प्रोडक्शन, इंक्रीज द म्यूकोर क्लियरेंस।
तो ये हमारे म्यूकस प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है, ठीक है, और जो हमारा म्यूकस लेयरी क्लियरेंस होता है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। इन केस ऑफ कोडीन पॉइजनिंग नैलोक्सोन इज द यूज एज द एंटीडोट। अगर जो हम कोडीन की पॉइजनिंग हो गई या फिर कोई इंसान कोडीन को ज़्यादा ले लेता है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीपेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है नैलोक्सोन को यूज़ करते हैं जब कोडीन की पॉइजनिंग होती है, एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं, ठीक है। द मेन साइड इफेक्ट ऑफ कोडीन इज कॉन्स्टिपेशन। सिंपल सी बात है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है जो कि हमारा कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल होता है, ठीक है, वो हो सकता है। तो इसके हम कोडिंग बात जान लिया। अब दूसरा हमारा है इथाइल मॉर्फिन कौन सी होती है, ठीक है। तो इथाइल मॉर्फिन हमारी ड्रग होती है जो कि सेम कोडीन के जैसे होती है, ठीक है। बस यह है क्या है, ये इट इज लेस कॉन्स्टिपेटिंग, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन कम होगा इसमें, उसमें ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के चांस रहेंगे, इसमें कम होता है, ठीक है, इथाइल मॉर्फिन में। अब दूसरी क्लास की ड्रग आती है जो कि हमारी क्या है, नॉन ओपियाइड एंटीटसिव, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें है नास्कापाइन, जिसको हम नार्कोटीन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारी एक ओपियम एल्कोलाइड होती है ऑफ द बेंजो आइसोक्यूनोलिन सीरीज की होती है, ठीक है। इट डिप्रेसेस द कफ सेंटर बट हैज नो नॉर्कोटिक एंड एनाल्जेसिक डिपेंडेंस इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें नॉर्कोटिक नहीं होती है, एनाल्जेसिक नहीं होती, ठीक है। एंड इट इज़ नियरली इक्विपोटेंट एंटीटसिव एज कोडिन, मतलब कि जैसे जितना हमारी कोडिन काम करती है उतने भी ज़्यादा ये नास्कापिन भी काम करती है, ठीक है। स्पेशली यूजफुल इन द स्पाज्मोटिक कफ है, उसमें ये यूजफुल होती है। साइड इफेक्ट क्या है, कोई हमारा हेडेक हो गया, नोजिया हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हमको कब नहीं देना है, मतलब कि अस्थमा हो तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक। फिर हमारी आती है एंटी हिस्टामिनिक, जो थर्ड क्लास आती है इसमें। तो एंटी हिस्टामिनिक क्या है, वही हमारे अब हमने इसको पहले भी पढ़ चुका है कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हिस्टामिन जो हमारी इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो मैनी H1 एंटी हिस्टामिन हैव बीन कन्वेंशनली एडेड टू द एंटीटेसिव एक्सपेक्टोरेंट फॉर्मुलेशन। बहुत सारी जो हमारी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो कम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है, एंटीटेसिव उसमें कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। दे अफोर्ड्स रिलीफ इन द कफ ड्यू टू देयर सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दिखाती हैं एंड सेडेटिव एक्शन दिखाती हैं, जो कि हमको हेल्प करता है कफ सेंटर को सप्रेस करने में, ठीक है। बट लैक सेलेक्टिविटी फॉर द कफ सेंटर, कफ सेंटर की सेलेक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन फिर वो किसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दे हैव नो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, कोई एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। मे इवन रिड्यूस सिक्रेशन बाय द एंटीकोलिनर्जिक, ये जो है जो हम सिक्रेशन होता है उसको रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। जो इसकी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है उसको ये रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एंटी एसिड खत्म हो गया। और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था कि ब्रोंकियो वही एडजुवेंट एंटीटसिव ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं, ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे कि दे आर हेल्पफुल इन इंडिविजुअल विद द कफ एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ड्यू टू द ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, ये क्या करते हैं, ब्रोंकियल को डायरेक्ट कर देते हैं, जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है ब्रोंकियल का उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दे हेल्प इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ क्लियरिंग सिक्रेशन, रही सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, 4 टाइप की ड्रग हमारे यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो कि हमारा है नेजल डीकंजेस्टेंट, जो हमारे होते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह आने वाले हमारे फार्माकोलॉजी, अब हम फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और सारी सब्जेक्ट भी हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स हमको ये जो बताएगा कि हम इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।